हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। इससे पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर में दो तरह की बात करी थी, क्या बोला था, नो लोड पे हम फेजर डायग्राम की बात करेंगे और ऑन लोड पे हम फेजर डायग्राम की बात करेंगे। लोड किस किस तरह का हो सकता है? लोड में भी रजिस्टिव, लोड में भी रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव एंड लोड में भी रजिस्टिव प्लस कैपेसिटिव। तो जब हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात की थी, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, हमने क्या बात करी थी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जीरो होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% होती है। क्योंकि एफिशिएंसी 100% है तो कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस जीरो होंगे। उसमें जो कोर की परमेबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जीरो अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। उसके अलावा हमने क्या बात की थी, एफिशिएंसी इसकी 100% होती है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जनरली जहां पर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जीरो है, जहां पर एफिशिएंसी 100% है, जहां पे लॉसेस आपके जीरो हैं, तो जनरली आइडियल ट्रांसफॉर्मर लाई ही नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो है जनरली अवेलेबल होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हम जानते हैं कि ये एक नॉन रोटेटिंग डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो 90 से 98% तक वेरी करती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जो है वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है कि ये आपकी प्राइमरी साइड हो गई, ये सेकेंडरी साइड हो गई। प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इसको मैंने बोल दिया R1 X1। यहां पे जो वोल्टेज है दैट इज V1, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो E1, जो फ्लक्स है दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स φm। सेकेंडरी साइड पे रिएक्टेंस इज X2, रेजिस्टेंस इज R2, और ये मैंने यहां पे स्विच कनेक्ट कर दिया है और यहां पे मैंने इसको लोड लगा रखा है, दिस इज लोड। यहां पे करंट है, लोड में करंट I2 और यहां पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। मैं फिर से बोल देता हूं, प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 X1 प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के केस में हमने अलग से दिखाया है कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इज R1, रिएक्टेंस इज X1। ये वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज E1, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज E2। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इज R2, रिएक्टेंस इज X2। अगर ये स्विच क्लोज है तब तो मैं बोलूंगा ये लोड कंडीशन पर है, और अगर ये स्विच ओपन है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये नो लोड कंडीशन की बात हम करेंगे। तो पहले हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन के लिए मैंने फ्लक्स φm जो है उसको मैंने रेफरेंस लिया। मैंने लिखा था पहले कि फ्लक्स फाई जो होता है वो अगर फाई इक्वल टू φm sin ओमेगा टी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। यानी अगर मैंने फ्लक्स को रेफरेंस लिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उससे 90 डिग्री लैग करेगा। तो अगर ये फ्लक्स φm है तो यहां पर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने यहां पे बना दिया, दिस इज E1। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये फ्लक्स जो है सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, तो E2 भी जो है वो E1 के सेम फेज में ही रहेगा। तो ये जो है सेम फेज में मैंने बना दिया E2। अब अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूं, नो लोड कंडीशन की बात कर रहा हूं, यानी ये स्विच जो है ये S जो है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अगर S ओपन रहेगा तो यानी यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये जो E2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू V2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा E2 इज इक्वल टू V2। अब ये अगर E1 है तो मैंने क्या किया, माइनस E1 यहां पर बना दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस E1। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं प्राइमरी साइड पे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि I1 नहीं बोलूंगा मैं इसको, करंट जो होती है, जो हमारी प्राइमरी करंट है अंडर नो लोड कंडीशन में करंट कौन सी होती है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये करंट है I5 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, प्लस दूसरी करंट, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कोर लॉस कंपोनेंट जीरो हुआ करता था। यहां पे क्या है, I5 के यहां पे परपेंडिकुलर ये कोर लॉस कंपोनेंट चलता है IC। तो I5 और IC दोनों का अगर मैं फेजर सम करूंगा
तो यहां पे ये नो लोड करंट आएगी आई नॉट, और यहां इस करंट को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस नो लोड करंट इज आई नॉट, जहां पर ये आई नॉट जो है वो किस किस के बराबर हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू आई फाइव प्लस आई सी, वेयर आई फाइव इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और आईसी हमारा क्या हो गया, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो नो लोड करंट हमारी क्या हो गई, आई फाइव प्लस आई सी दैट इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर हो गया। अब ये जो आई नॉट है इसमें मैं क्या करूंगा, आई नॉट आर वन प्लस आई नॉट एक्स वन प्लस माइनस का ई वन, वो वी वन के बराबर होगा। तो माइनस ई वन तो मैंने यहां पे बना दिया था, अब माइनस ई वन में मुझे क्या जोड़ना है, आई नॉट आर वन, आई नॉट आर वन, तो आई नॉट का फेजर ये इस तरह से आ रहा है, तो उसमें कैसे जुड़ेगा ये इस तरह से, दिस इज आई नॉट आर वन, और जो रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस से 90 डिग्री पे होता है, तो आई नॉट आर वन से यहां पे 90 डिग्री पे मैंने बना दिया आई नॉट एक्स वन, तो ये हो गया माइनस ई वन प्लस आई नॉट आर वन प्लस आई नॉट एक्स वन इज इक्वल टू, दिस विल बी क्या हो जाएगा, वी वन। तो ये हमारा हो गया अप्लाइड वोल्टेज V1। तो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड कंडीशन। ये किस पे हो गया, नो लोड पे जो है वो आपका फेजर डायग्राम हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन। ऑन लोड कंडीशन का मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया तो सेकेंडरी में करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब इसमें मैं पहला वाला केस लेता हूं, व्हेन लोड इज आर एल इन नेचर। आर एल का मतलब क्या है कि लोड इज रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव इन नेचर। तो ये डायग्राम तो सेम वैसा का वैसा ही हो गया कि प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी रिएक्टेंस X1, सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2, सेकेंडरी रिएक्टेंस X2, प्राइमरी करंट जो है वो हमारी यहां पे करंट जो हो जाएगी, प्राइमरी करंट को I1, यहां मैं बोल देता हूं इस करंट को I2, लोड वोल्टेज जो है वो हमारा V2 है। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए वही शुरुआत हम फ्लक्स φm को हमने रेफरेंस लिया, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स φm। इससे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 जो है वो 90 डिग्री लैग करता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। और मैं फिर से भी बता देता हूं कि फ्लक्स जो था फाई दैट इज इक्वल टू φm sin ओमेगा t था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है E दैट इज इक्वल टू EM sin ऑफ ओमेगा t माइनस π/2। ये हमने डेराइव किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन में, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होता है, तो मैंने इसको जो है E1 को यहां पे बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सेकेंडरी साइड में अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी तो क्या होगी, देखिए I2 R2 प्लस I2 X2 प्लस V2 इज इक्वल टू E2। तो ये जो है सेकेंडरी साइड पे ये इक्वेशन आ गई, V2 प्लस I2 X2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लोड हमने क्या किया है, RL नेचर का लिया है, तो अगर ये E1 है, तो मैं क्या इसमें दिस विल बी V2। ठीक, तो यहां पे जो है V2 वोल्टेज हो गया, दैट इज दिस V2। और क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है तो इसलिए करंट क्या होगी, I2 इससे जो है वो लैग करती हुई करंट होगी, बिकॉज इंडक्टेंस में क्या करता है, करंट जो है वोल्टेज से लैग करती है। और इस एंगल को, इस एंगल को मैं यहां पे लिखा हूं, दिस इज टर्म्ड एज φ2। V2 और I2 के बीच का एंगल जो है उसको मैंने लिखा है φ2। तो V2 में मैं क्या करूंगा, V2 में मुझे क्या जोड़ना है, I2 R2 प्लस I2 X2। तो अगर ये V2 इस तरह से है तो I2 की डायरेक्शन में मैंने यहां पे क्या जोड़ दिया, दिस इज I2 R2, और इससे 90 डिग्री दिस इज I2 X2, और V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E2। तो ये जो मैं हमारी इक्वेशन थी सेकेंडरी साइड पर कि E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2। ठीक, तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने E1 पहले बनाया था, क्योंकि ये RL नेचर का नोड है, तो इसमें सेकेंडरी साइड पे इक्वेशन क्या आई, V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 इज इक्वल टू E2। तो V2 हमने बनाया, लोड हमारा RL है इसलिए करंट लैग करती हुई बनाई, इन दोनों के बीच के एंगल को हमने बोला है φ2। तो अब इसी डायरेक्शन में V2 के साथ इसी डायरेक्शन में हमने I2 R2 को ऐड कर दिया, इससे 90 डिग्री पे I2 X2 बनाया, और फिर
V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 किसके बराबर हो गया? दिस इज सेकेंडरी साइड E2 के जो है बराबर हो गया। अब प्राइमरी साइड वोल्टेज बनाने के लिए जो ये अगर E1 है तो इसके साथ में यहां पे जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। क्यों? क्योंकि ये जो अपना जो इक्वेशन आती है V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 R1 प्लस I1 X1 प्लस का माइनस E1। तो माइनस E1 मैंने यहां पे बना दिया। अब माइनस E1 में मुझे प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, और ये I1 X1 है, तो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और प्राइमरी साइड के रिएक्टेंस को कंसीडर करते हुए अपने को करंट बनानी है। तो अब इसमें देखिए करंट जो है, सबसे पहले करंट की बात करें, ये जो करंट थी हमारी I5 और ये करंट IC, इन दोनों का फेजर से हमने देखा था कि ये हमारी करंट होती थी नो लोड करंट I0। ठीक, तो जब मैंने सेकेंडरी साइड पर लोड लगाया तो लोड की वजह से प्राइमरी जो है कंपनसेटरी करंट ड्रॉ करता है, तो ये इसके ठीक अपोजिट जो है वो I1 डैश करंट हम बोलते हैं, सच दैट इन दोनों का जो समेशन है I0 और I1 डैश का, ये I1 डैश में इसमें ऐसे ऐड करूंगा तो ये वाली जो करंट आ जाएगी, दिस करंट विल बी I1 करंट, दिस करंट विल बी I1 करंट। I1 इज प्राइमरी करंट विच इज द फेजर सम ऑफ I0 प्लस I1 डैश। ये I1 डैश करंट कौन सी है? ये वाली करंट जो कि I2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइमरी से एक्स्ट्रा करंट को हम एक्सट्रैक्ट करते थे। तो दैट इज I0 प्लस I1 डैश इज इक्वल टू I1। अब I1 R1, तो I1 का डायरेक्शन ये है, तो माइनस E1 में I1 का I1 R1, तो ये हो गया आपका I1 R1, इससे 90 डिग्री पर I1 X1 और माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 X1 that is equal to this is V1. This is the complete phasor diagram. This is phasor diagram of real oblique practical transformer, real oblique practical transformer for RL load, for RL load. तो मैं इसको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया? देखिए, म्यूचुअल फ्लक्स φm को हमने रेफरेंस लिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने E1 इससे 90 डिग्री पीछे क्यों बनाया? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन में हमें पता है कि ईएमएफ जो है वो 90 डिग्री लैग करता है। सेकेंडरी साइड की यहां पे इक्वेशन देखी कि I2 R2 प्लस I2 X2 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होता है? E2, यानी E2 इन तीनों का समेशन है। तो V2 को हमने पहले पीछे बनाया, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है इसलिए करंट को हमने लैग करता हुआ बनाया। V2 और I2 के बीच का एंगल हमने बोला φ2। फिर V2 में I2 R2 की डायरेक्शन में हमने I2 R2 को ऐड किया, इससे 90 डिग्री पे हमने I2 X2 को लिया, तो क्या हो गया? ये V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 ये किसके बराबर हो गया? E2 के बराबर हो गया, जो कि ये इक्वेशन है। तो इस तरफ का हो गया मामला पूरा। फिर प्राइमरी साइड पे हम बात करते हैं। प्राइमरी साइड पे हमने क्या बोला कि इक्वेशन हमारी क्या है? प्राइमरी करंट जो है I1 है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा I1 R1 I1 X1 प्लस का माइनस E1 इज इक्वल टू V1 के बराबर। तो अब ये जो I1 करंट है, प्राइमरी करंट, वो कैसे आती है? देखिए कि जो म्यूचुअल फ्लक्स φm था उसी के सेम फेज में I5 जो अपन ने पहले भी बात कर रखी है, दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो ये I5 और ये IC कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, इन दोनों के समेशन से ये जो है I0 करंट जो आती है, और इसमें ये वाला जो एंगल जो होता है ये होता है हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा, हिस्टेरेटिक एंगल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा। ये जो है करंट आपकी हो गई I0। अब क्योंकि हमने लोड लगाया था, इस स्विच को क्लोज किया था, तो सेकेंडरी साइड पे जो करंट जो जब फ्लो होती है, तो जब सेकेंडरी साइड करंट फ्लो होती है तो सेकेंडरी एमएमएफ की वजह से मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी से और करंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी से जो करंट एक्सट्रैक्ट करी कंपनसेटिंग करंट दैट इज I1 डैश। तो जो टोटल करंट है I1 वो I0 प्लस I1 डैश का समेशन होता है, दैट इज I1। ठीक है, तो I1 आपकी इस डायरेक्शन में आ गया, और माइनस E1 ये था। I1 R1 अगर जोड़ना है तो इस डायरेक्शन में मैंने I1 R1 को जोड़ा, 90 डिग्री पे I1 X1 किया, और ये क्या हो गया? माइनस E1, दैट इज दिस इज माइनस E1 प्लस I1 R1, तो ये हो गया प्लस I1 R1 और प्लस I1 X1, ये प्लस I1 X1, ये किसके बराबर हो गया? V1। और V1 और I1 के बीच का एंगल होता है φ1। दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ रियल ऑब्लिक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर अंडर RL लोड। हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं,
फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन में हमने पहले आरएल वाला कंसीडर किया था, अब हम आरसी लोड की बात कर रहे हैं, व्हेन लोड इज आरसी इन नेचर। तो देखिए जब लोड आरसी नेचर की बात कर रहे हैं तो भी हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग हम फ्लक्स से ही करेंगे, दैट इज फ्लक्स इज φm, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स φm, और इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता हुआ E1, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ इक्वेशन से कि ईएमएफ इक्वेशन से ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। अब देखिए सेकेंडरी साइड की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या आएगा, I2R2 प्लस I2X2 प्लस V2 इज इक्वल टू E2। तो ये इक्वेशन हमारे पहले वाले की तरह ही होगी, दैट इज V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 इज इक्वल टू E2। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये V2 जो वोल्टेज है वो मैंने यहां पे बनाया, दिस इज वोल्टेज V2। अब क्योंकि ये करंट कैपेसिटिव करंट है तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करती है। इंडक्टर में करंट लैग होती थी तो पीछे बनाते थे, लेकिन ये कैपेसिटर का केस है तो इसलिए ये करंट जो बनेगी I2 वो लीड करती हुई वोल्टेज से, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज φ2 एंगल। अब V2 के साथ में मुझे क्या करना है, I2R2 प्लस I2X2 को ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज I2R2 इस डायरेक्शन में मैंने जोड़ दिया, और इससे 90 डिग्री पे, इससे 90 डिग्री पे दिस इज I2X2, तो V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E2, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एट सेकेंडरी साइड। सिमिलरली करंट की हम बात करें, ये करंट I5, सिमिलरली यहां पे करंट जो थी दैट इज IC, तो जो टोटल करंट जो हमारी आती थी दिस इज I नॉट करंट एंड दैट एंगल वाज हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा, ये तो हमारी थी नो लोड करंट। अब सेकेंडरी साइड पे जो करंट आई हमारी I2, इसकी वजह से जो कंपनसेटरी करंट आएगी दैट इज इक्वल टू I1 डैश, उसको कैसे बनाएंगे, उसके ठीक अपोजिशन में दिस विल बी I1 डैश, और इन दोनों का समेशन I0 और I1 डैश का समेशन क्या होता है, प्राइमरी करंट I1, दैट मींस प्राइमरी करंट I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको इसके ऊपर यहां पर ऐसे ले लिया, तो दिस इज I0 प्लस I1 डैश इज इक्वल टू दिस करंट विल बी I1 करंट। तो ये हमारी करंट आ गई I1। अब ये करंट हमारी I1 करंट आ गई, तो प्राइमरी साइड पे इक्वेशन क्या होती है हमारी, V1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस I1X1 प्लस ऑफ माइनस E1। तो मैंने क्या किया, यहां ये E1 था तो इसको जो है यहां पे इसको ले लिया माइनस ऑफ E1, माइनस ऑफ E1 में किसे ऐड करना है हमें, I1R1 को। तो देखिए I1 किस डायरेक्शन में है, I1 ऐसे है, तो मैंने इसको कैसे किया, इस डायरेक्शन में ये हो गया I1R1, और इससे 90 डिग्री ये ले लिया मैंने I1X1, तो माइनस E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1, तो ये हमारा वोल्टेज आ गया V1। तो ये V1 और I1 V1, तो ये हो गया, और I1, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है दिस इज φ1। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल रियल ऑब्लिक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर फॉर आरसी लोड। तो इसमें मैं फिर से एक बार रिकैप कर लेता हूं कि इसमें हमने क्या किया, देखिए फ्लक्स को हमने रेफरेंस लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे हुआ, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे इक्वेशन होती है V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 इज इक्वल टू E2। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड है इसलिए करंट लीडिंग नेचर की आई, तो V2 में I2R2 की डायरेक्शन में I2R2 जोड़ दिया, प्लस इससे 90 डिग्री पे I2X2 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 बिकम्स E2। तो ये तो हो गया सेकेंडरी साइड की हमारी कैलकुलेशन। प्राइमरी साइड पे हमने पहले नो लोड करंट की बात करी थी, तो नो लोड करंट जो होती है I0, वो किनका समेशन होता है, I5 प्लस IC का, तो ये इन दोनों का समेशन आ गया I0, दैट इज नो लोड पार्ट ऑफ द करंट। जो टोटल प्राइमरी करंट होती है वो क्या होती है, I1 I0 प्लस कंपनसेटरी करंट। कंपनसेटरी करंट कौन सी होती है, जो लोड करंट है उसके ठीक अपोज करती हुई I1 डैश। तो ये I0 प्लस I1 डैश, इन दोनों का फेजर सम हो गया I1। और फिर प्राइमरी साइड पे हमने देख लिया इक्वेशन I1R1 प्लस I1X1 प्लस का माइनस E1 इज इक्वल टू V1। तो ये अगर E1 था तो ये माइनस का E1 ऐसे कर दिया, I1R1 यानी I1 की डायरेक्शन में I1R1 और उससे 90 डिग्री लेके I1X1, इन तीनों का सम दैट इज इक्वल टू V1, और V1 और I1 के बीच का एंगल हो गया φ1। तो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फेजर डायग्राम ऑफ रियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर फॉर आरसी लोड।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वही फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन में हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की, सिंपल केस, जिसमें कि हमने आरएल केस लिया था, फिर आरसी केस लिया था। केवल आर लोड की अगर हम बात करें, ओनली रजिस्टिव लोड, तो देखिए कैसे फेजर डायग्राम बनेगा। अगेन हम शुरुआत हमेशा रेफरेंस जो है वो म्यूचुअल फ्लक्स φm से ही करेंगे। तो म्यूचुअल फ्लक्स φm, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या हो जाता है, E1। सेकेंडरी साइड की इक्वेशन क्या रहती है, I2R2 प्लस I2X2 प्लस V2 इज इक्वल टू E2। तो E2 जो है वो किसके बराबर है, V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2। तो ये मैंने जो है इससे पीछे जो है दिस इज V2। अब V2 क्योंकि रजिस्टिव लोड है तो रजिस्टेंस में हमें पता है कि सेम फेज में करंट होती है, तो अगर ये V2 है तो I2 करंट भी क्या रहेगी, इसी के सेम फेज में रहेगी, दिस इज I2। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती थी, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती थी, रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो अगर ये V2 है तो सेम फेज में I2 हो गया, तो V2 में मैंने जोड़ दिया सेम फेज में, दिस इज I2R2 और इससे 90 डिग्री पे दिस इज I2X2। तो V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2, तो ये आपका कंप्लीट जो है दैट इज इक्वल टू E2, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड। तो ये सेकेंडरी साइड की स्टोरी हो गई। देन अगेन करंट जो थी यहां पर I5 और इधर जो करंट आती है कोर लॉस कंपोनेंट IC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस इज I0, और यहां पे जो एंगल है दैट इज अल्फा एंगल, दैट इज टर्म्ड एज हिस्टेरेटिक एंगल, जो मैंने बता रखा है आपको। सिमिलरली जो हमारी प्राइमरी साइड की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आती है, I1R1 प्लस I1X1 प्लस में माइनस ऑफ E1 इज इक्वल टू V1। तो इसके लिए मैं पहले क्या बनाऊं, जैसा कि पहले भी हमने बनाया है माइनस E1। तो देखिए आप माइनस E1 तो जो है दिस विल बी माइनस ऑफ E1। इसमें I1R1 को जोड़ना है, I1 यानी प्राइमरी करंट, और प्राइमरी करंट किस किस का कंपोनेंट होती है, I1 इज इक्वल टू दैट इज I0 प्लस कंपनसेटरी करंट I1 डैश। तो अगर ये I2 है तो कंपनसेटरी करंट इसके ठीक अपोजिट दैट इज विल बी I1 डैश, और ये I0 और ये I1 डैश, तो इन दोनों का जो फेजर सम जो आ जाएगा दैट करंट विल बी, दिस करंट विल बी I1 करंट, दैट इज प्राइमरी करंट I1। तो इस डायरेक्शन में E1 के इस डायरेक्शन में मैंने इसको जो है I1R1 जोड़ दिया, और इससे 90 डिग्री पे दिस इज I1X1 सच दैट माइनस ऑफ E1 प्लस I1R1 प्लस I1X1 दैट मस्ट बी इक्वल टू V1। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ रियल ऑब्लिक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर फॉर आर लोड। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं मैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, म्यूचुअल फ्लक्स φm को लिया, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 90 डिग्री पे लैग करता हुआ। सेकेंडरी साइड की इक्वेशन हमें पता है कि I2R2 प्लस I2X2 प्लस V2 इज इक्वल टू E2 के बराबर होता है। तो V2 हमने पीछे इसके बनाया, क्योंकि ये रजिस्टिव लोड है तो रजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, तो वोल्टेज की सेम उसमें फेज में I2R2 को ऐड किया और इससे 90 डिग्री पे I2X2 सच दैट V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2 इज इक्वल टू E2। तो ये तो हो गई सेकेंडरी साइड की स्टोरी। देन प्राइमरी साइड की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी करंट जो होती है I1 दैट इज इक्वल टू नो लोड करंट प्लस कंपनसेटरी करंट। तो नो लोड करंट जो है वो क्या होती है, I0 दैट इज इक्वल टू I0 प्लस IC दैट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये तो आ गया I0 जो कि इससे एंगल अल्फा पर, हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा पे होता है। कंपनसेटरी करंट कैसे आती है, I2 के ठीक अपोजिट में I1 डैश सच दैट I1 डैश प्लस I0। तो I1 डैश को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो I0 प्लस I1 डैश, ये आपकी आ जाएगी I1 करंट। V1 और I1 के बीच का एंगल वही φ1, और V2 और I2 के बीच में इसमें एंगल 0 ही है, क्योंकि बिकॉज द लोड इज रजिस्टिव इन नेचर। तो ये हो गया करंट I1। अब जो ये E1 था प्राइमरी साइड पे हमें पता है V1 जो है वो किसके बराबर होता है, I1R1 प्लस I1X2 प्लस सॉरी I1X2 नहीं I1X1 प्लस का माइनस E1। तो यानी I1 जो अगर इस डायरेक्शन में आया तो इस डायरेक्शन में हमने I1R1 को ऐड किया, इससे 90 डिग्री पे I1X1 such that minus of E1 plus I1R1 plus I1X1 is equal to V1. This is the complete story of phasor diagram of real or practical transformer for resistive load. So in this manner all the phasor diagram
including we can say no load condition for real transformer, and similarly for load condition, as we know that load may be of three types, maybe resistive, maybe RL, or maybe RC. So we have discussed all the three types of load for the phasor diagram in our case.